अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बच्चों? अच्छा, ऐसा है कि मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि कुछ सवाल इनको समझ नहीं आ रहे, बच्चों को कुछ इक्वेशन समझ नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले उन इक्वेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक एसिडिटी ऑफ अल्काइंस वो करना था, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन कहा गया था? ये वाला रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक स्टूडेंट ने मार्क करके भेजा है कि इथाइन का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो वो मैंने एक्सप्लेन करना है। वो थोड़ा समझ नहीं आया बच्चों को, वो मैं आपको कर देती हूँ एक्सप्लेन, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा वेट करें आप लोग, मैं अपना पेन की सेटिंग्स कर लूँ। ओके, अच्छा, तो ये रिएक्शन है, ये अल्काइन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितना बड़ा भी अल्काइन हो रिएक्शन इस वाले हिस्से पर ही होगा। इसके अंदर वाटर ने ऐड होना है। वाटर किसकी मौजूदगी में ऐड होगा? मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये वाला रिएक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वाटर के स्ट्रक्चर को यूँ ओपन करके लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपने नोटिस करना है कि जब रिएक्शन होगा तो सबसे पहले अल्काइन का एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके ब्रेक होने से क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ कि बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अब ब्रेक होने के बाद क्या होगा बॉन्ड के साथ कि इस कार्बन के पास एक फ्री वैलेंसी आ गई है, इस कार्बन के पास एक फ्री वैलेंसी आ गई है। क्योंकि अगर हम काउंट करें तो अभी इनके 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं कार्बन के। पहला बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसके भी 3 है, तो ये चौथा बॉन्ड, इसलिए ये चौथा बॉन्ड यहाँ पर फ्री मौजूद है। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ये बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड ये बना हुआ है, तीसरा हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है और चौथा फिर ये यहाँ पे फ्री बॉन्ड है। तो अब ये जो फ्री वैलेंसीज मौजूद है यहाँ पर, इसमें मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन होगी। हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। और OH इस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के OH बेसिकली अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल का OH नेगेटिव पार्ट बनता है, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ से मैं सब मिटा देती हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था। अब जब ये प्रोडक्ट आपके पास आ गई है, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसमें रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे और 2 चीज़ें शिफ्ट होंगी। एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पर, और दूसरी चीज़ हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, H पॉजिटिव आयन शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे इन्होंने एरो से शो किया हुआ है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान चला जाएगा। जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जाएगा तो इसके दरमियान जाने से होगा ये कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे अब कोई भी बॉन्ड नहीं बचा हुआ। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने मार्क किया था वो इन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आएगा और बॉन्ड बना लेगा। इधर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया, छोड़ दिया है अपना इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये देखें, इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक ऑक्सीजन का था। लेकिन हुआ क्या कि वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हो गए। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दिया है, देने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से बॉन्ड ख़त्म हो गया। अब आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में ये 2 चीज़ें होंगी। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के दरमियान थे ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे जब ये नया बॉन्ड बना है, इधर आपको ये नया बॉन्ड बना नज़र आ रहा है, तो अब यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन
4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बॉन्ड्स बन गए कार्बन के इधर, एक बॉन्ड कार्बन का यहाँ बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो 5 बॉन्ड्स तो नहीं कार्बन रख सकता। जब एक नया बॉन्ड बनाया गया है, कार्बन ने नया बॉन्ड बनाया, तो लाजमन एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये कौन सा बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स आपको एरो से नज़र आ रहे हैं, साथ वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मॉलिक्यूल में ओवरऑल चेंज आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया है, यहाँ पे से एक बॉन्ड टूट गया है, यहाँ पे से एक बॉन्ड टूट गया है। तो अब कार्बन की वैलेंसी तो बिल्कुल ठीक है। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये वाला कार्बन तो इसके बॉन्ड्स तो सेट हैं बिल्कुल। लेकिन जो साथ वाला कार्बन है उसके बॉन्ड्स में कमी आ गई है। इसका एक बॉन्ड ये बना हुआ है, 2 ये बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। इसको एक और बॉन्ड बनाना है, तो एक और बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को पिक करेगा और यहाँ पर CH3 बन जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। बेसिकली आपने देखा है इलेक्ट्रॉन पेयर 2 दफ़ा शिफ्ट हुआ है और हाइड्रोजन आयन शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से आपको सारा नज़र आएगा कि हुआ ये है कि पहले यहाँ पर OH लगा और फिर OH में से भी हाइड्रोजन निकल के इस पे चला गया, पहले से भी हाइड्रोजन निकल के इस पे गया हुआ था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे O लग गया। ये ओवरऑल चेंज आया। तो अगर आप लोग को डिटेल से जब आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे शिफ्टिंग हुई है और फिर उसको एक उसकी की बना के याद कर लेते हैं, तो फिर आपको सही समझ आ जाता है। आई होप कि अभी ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो आप बेशक दोबारा पूछ लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन किसी बच्चे ने पूछा था, कौन सा पूछा था? याद नहीं आ रहा कौन सा रिएक्शन पूछा था। इसमें से पूछा था कोई, ये वाला रिएक्शन शायद पूछा था। ये रिएक्शन आई थिंक बच्चों ने पूछा हुआ। इसमें सिंपल ये हो रहा है कि अल्कीन है, अल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाहर को निकले हुए होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। तो अगर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के करीब में कोई ऐसी स्पीशी मौजूद हो ना जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल मौजूद हो आसपास, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको एरो दिखाया जा रहा है, ये वाला एरो, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नियर बाय HX के मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं। क्यों HX के मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये पोलराइजेबिलिटी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है। इसमें हैलोजन के एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्कीन के, वो इसके ऊपर अटैक करते हैं। जब इसके ऊपर अटैक होता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन के पास चले जाते हैं, यहाँ पर देखें, और हाइड्रोजन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। अब हुआ ये है कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर आए हैं हाइड्रोजन को अटैच करने के लिए। तो पीछे क्या मामला हुआ कि इस कार्बन का एक बॉन्ड कम रह गया। अब इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दिया ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए, मैं इसको शो करती हूँ किसी और कलर से, तब आपको क्लियरली नज़र आएगा कि यहाँ पे इस कार्बन का अपना बॉन्ड था, वो यहाँ पर इस्तेमाल हो गया है बॉन्ड बनाने के लिए। जब इसका अपना इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उस स्पीशी को कहते हैं कार्बोकेटाइन। इसका नाम होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या करता है, अब ये एक ऐसी स्पीशी जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा नेगेटिव स्पीशी पॉजिटिव के ऊपर अटैक करती है। नेगेटिव को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये हमारे पास ये जो चीज़ जिसके उस सर्कल में कर रही हूँ हैलाइड आयन, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो कार्बन को मैं सर्कल कर रही हूँ ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डिटेल से मैंने आप लोगों को कराया हुआ है कि क्या होता है। कोई भी स्पीशी मॉलिक्यूल का कोई भी हिस्सा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग एरिया है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे अपने आप को अटैच कर लेता है कार्बन के साथ। तो इस तरह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी दूर हो जाती है और नया बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये था यहाँ पर, ये पिछले दो रिएक्शन से। अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि है एसिडिटी ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की एसिडिटी पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिटी होती क्या है। एसिडिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक डेफिनेशन पे फोकस करूँगी और वो होती है एबिलिटी टू लूज़ या गिव अप H पॉजिटिव आयन। यहाँ पर हम एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। जनरली जब हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, ये पेन मेरा ख़राब हो रहा है। नॉर्मली जब हम एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता ये है एबिलिटी टू लूज़ H पॉजिटिव आयन। किसी भी चीज़ की एबिलिटी टू लूज़ H पॉजिटिव आयन। जैसे हम नॉर्मल एसिड्स की बात करते हैं, HCl की बात की हमने, हम अगर HNO3 की बात करें, मिनरल एसिड्स की, H2SO4 की बात करें, ये सारे के सारे जब वाटर में जाते हैं एक्वस मीडियम में तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं। तो इनको हम एसिड्स कहते हैं इस वजह से क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर लें। इसी तरीके से ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर हम बात करें, जैसे सबसे फेमस ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड है, तो इसके अंदर भी टेंडेंसी होती है कि ये अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर देता है, और जब ये अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है तो पीछे ये वाला नेगेटिव आयन बच जाता है, इसको हम एसिटेट आयन कहते हैं। सारे ऑर्गेनिक एसिड्स में ये वाली एबिलिटी होती है। तो इस वक्त हम एसिडिटी को किस तरह से मेजर करें, एबिलिटी टू लूज़ H पॉजिटिव आयन। तो कोई भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर सकता है तो हम कहेंगे कि उस कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद है, एसिडिक कैरेक्टर मौजूद है। कोई भी कंपाउंड अगर H पॉजिटिव रिलीज़ कर सकता है, करने की टेंडेंसी रखता है, हम कहेंगे उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स को देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हमने 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा है अल्केन, दूसरा हमने पढ़ा है अल्कीन, और तीसरा हमने पढ़ा है अल्काइंस। अल्केन में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अल्कीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और अल्काइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। अब हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप ऑर्बिटल में परसेंटेज देखें, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना है और p कैरेक्टर कितना है।
हमें नज़र आ रहा है कि एस कैरेक्टर 25% है और पी कैरेक्टर 75% है, क्योंकि एस जो है वो P3 टाइम ज़्यादा है इससे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें नज़र आ रहा है कि अराउंड 33% एस कैरेक्टर है और पी कैरेक्टर तकरीबन 66.66% है। और अल्काइंस में अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर 50% है और पी कैरेक्टर भी 50% है। इन सब को अगर आप कंपेयर करें तो सबसे कम एस कैरेक्टर अल्केन के sp3 ऑर्बिटल में होता है और सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर अल्काइन के sp ऑर्बिटल में होता है। अब ये एस कैरेक्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वो ऑर्बिटल उतना ज़्यादा उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होगा। यानी एसिडिक कैरेक्टर होने का मतलब क्या है? एबिलिटी टू लूज़ या एबिलिटी टू गिव अप H पॉजिटिव आयन। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, तो अब sp3 में तो एस कैरेक्टर बहुत कम है, सिर्फ 25% है, तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर इस लिहाज से नहीं होगा। sp2 में भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा। sp में sp ऑर्बिटल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है क्योंकि उसमें s की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि अल्काइंस, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन वो होते हैं जिनके कम से कम एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ होना चाहिए, उसको हम टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। अगर आपके पास इस तरह के अल्काइन है जिसके दोनों साइड पे लॉन्ग अल्काइल चेन मौजूद है, इधर भी अल्काइल चेन लगी हुई, इधर भी अल्काइन, तो ये इसको हम टर्मिनल अल्काइन नहीं कहेंगे और इस अल्काइन में कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा। एसिडिक कैरेक्टर की बात हम तब करते हैं जब हमारे पास एक ऐसी अल्काइन आती है जिसमें जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, जैसे ये वाला कार्बन है, एक साइड पे इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद हो, तो फिर हम इस वाले कार्बन के एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसमें एसिडिक कैरेक्टर है, तो वो इस वाले हाइड्रोजन को लूज़ कर सकता है। और बहुत सारे रिएक्शंस में ये बात साबित भी हुई है कि ये वाला हाइड्रोजन इजीली लूज़ हो जाता है। इसके मुकाबले में अगर आप अल्कीन लेते हैं तो अल्कीन के पास भी ये वाले हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन ये वाले हाइड्रोजन्स दीज आर नॉट एसिडिक, ये एसिडिक नहीं है। इसी तरह अल्केन में भी इस तरह के हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन वो भी एसिडिक नहीं होते क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता, sp2 में भी नहीं होता, सिर्फ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है। तो ये बात रिएक्शन से साबित हुई है किस तरीके से कि जब एक टर्मिनल अल्काइन ली गई उसका रिएक्शन सोडामाइड के साथ किया गया। इस कंपाउंड का नाम जो मैंने इनसर्कल किया इसका नाम है सोडामाइड, साथ में लिक्विड अमोनिया यूज़ किया गया। तो ये टर्मिनल अल्काइन में से टर्मिनल हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह सोडियम आके अटैच हुआ। इसी तरह इथाइन के साथ सिमिलर रिएक्शन किया गया, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन किया गया, तो ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ और उनकी जगह आकर सोडियम अटैच हो गया। तो इन रिएक्शन से ये बात साबित होती है कि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो अटैच कार्बन होता है उसके जो हाइड्रोजन होते हैं उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है। और उन हाइड्रोजन को अगर हम किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे यहाँ पर सोडामाइड बेसिकली एक बेस है, लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो बेस उस हाइड्रोजन को निकाल लेती है, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। और अल्काइंस की इस प्रॉपर्टी को बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कंपाउंड बना है एसिटिलाइड कहते हैं इस कंपाउंड को। ये है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के जब
एसिटाइलिन के जब दोनों हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगे, उनकी जगह सोडियम लग जाएगा, तो इस कंपाउंड को कहते हैं डाई सोडियम एसिटिलाइड। Acetylides of copper and silver are also obtained by passing acetylene in the ammoniacal solution of cuprous chloride and silver nitrate respectively। ये कॉपर एसिटिलाइड्स भी बनाए जाते हैं सिल्वर एसिटाइलिन का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है तो डाई कॉपर एसिटिलाइड बन जाता है। इसी तरह एसिटाइलिन को सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे 3 लगा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है तो डाई सिल्वर एसिटिलाइड बनता है। इन एसिटिलाइड्स की ख़ास बात ये है कि अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं, आप कहें कि अब मुझे ये कॉपर एसिटिलाइड को वापस एसिटाइलिन में कन्वर्ट करना है, सिल्वर एसिटिलाइड को वापस एसिटाइलिन में कन्वर्ट करना है, तो ये काम भी बहुत ईजीली अकम्प्लिश किया जा सकता है। सिल्वर एसिटिलाइड का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ किया जा सकता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनको डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, इसको रिएक्ट कराएंगे, वापस आपको एसिटिलीन मिल जाएगी, इसका भी रिएक्शन करेंगे, वापस एसिटिलाइन मिल जाएगी, और जो सिल्वर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट बना लेगा। These alkynides are used for the preparation, purification, separation and identification of alkynes। ये इन कामों में इस्तेमाल होते हैं। इनकी डिटेल्स आपको अभी इतनी समझ नहीं आएंगी क्योंकि इसके लिए इन डेप्थ रिएक्शन स्टडी करना ज़रूरी है, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एसिडिक नेचर अल्काइन की ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर इसको समझना भी ज़रूरी है क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, इसको मल्टीपल जगह इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली हम यूजेस ऑफ इथाइन की तरफ आ गए। एक तो इसका बहुत फेमस यूज़ है कि इथाइन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनाने में यूज़ होती है जो वेल्डिंग और कटिंग में इस्तेमाल होता है। अल्कोहल एसिटिक एसिड एसिटिल्डिहाइड बनाने में इस्तेमाल होती है, इसके पॉलीमर्स बनते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर, ऑर्लोन, नियोप्रीन रबर। इनकी पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी मैं आपको। इसके अलावा ये सॉल्वेंट्स बनाने में यूज़ होती है, वार्निशेस, रेजिन्स, रबर्स। फ्रूट्स को आर्टिफिशियली गलाने के लिए, पकाने के लिए यूज़ होती है। अच्छा जी, अच्छा इथाइन का पहला यूज़ के इथाइन जिसको हम कॉमनली एसिटाइलिन बोलते हैं, ये वेल्डिंग में यूज़ होती है। वेल्डिंग के दौरान इथाइन का रिएक्शन होता है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ। जब इथाइन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे जो फ्लेम्स बनते हैं, ये यहाँ पर जो आपको शोले नज़र आ रहे हैं, इन शोलों का जो, ये तो खैर वेल्डिंग वाले शोले हैं, इस नोज़ल में से ब्लू शोला निकलता है। उस शोले का टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये इतना पावरफुल होता है कि मेटल्स को वेल्ड करने में इस्तेमाल होता है। वेल्ड जैसे आपको यहाँ पिक्चर में वेल्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अलावा अल्काइंस के यूजेस में आपने नियोप्रीन पढ़ा है कि अल्काइन नियोप्रीन रबर बनाने में इस्तेमाल होती है। तो नियोप्रीन के इस तरह के कपड़े बनते हैं स्विमिंग वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए। ये देखें, ये वाले स्विम सूट्स ये नियोप्रीन के बने होते हैं। ये नियोप्रीन रबर का फैब्रिक है, ये फैब्रिक है जो कि नियोप्रीन का बना हुआ है और इस फैब्रिक के फिर कपड़े बनते हैं स्विमिंग वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस। जनरल रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो ये है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्केन्स होते हैं, उससे कम अल्काइंस और सबसे कम अल्केन्स रिएक्टिव होते हैं। पहले से ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि पाई बॉन्ड जो होता है अल्कीन्स का वो वीक भी होता है पहली बात, और उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज भी होते हैं
और इजीली इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। तो बोथ दीज फैक्ट्स मेक अल्कीन्स वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड। तो अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? एक तो ये कि जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, और दूसरे ये कि पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोज। दिस इज़ बिकॉज द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू इसके मुकाबले में अल्काइंस के पास 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन वो लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि जो बॉन्ड डिस्टेंस है, यानी दोनों कार्बन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा रह जाता है, फासला कम रह जाता है 2 कार्बन्स के दरमियान। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अंदर दबे रह जाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल का उनके साथ रिएक्शन नहीं हो पाता। तो इस वजह से अल्काइंस लेस रिएक्टिव होते हैं और अल्केन्स तो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो इनके बॉन्ड्स, अल्केन्स का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है यहाँ पे, और ये लीस्ट रिएक्टिव बॉन्ड्स होते हैं। बस इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आए तो ज़रूर पूछें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बाज़ू का चीज़ों को ओपन एंडेड छोड़ देती हूँ, बहुत डिटेल से नहीं बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछें, मुझे पता चले आप लोग एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं और सवाल पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन भी मिलती है कि मैंने और रिकॉर्डिंग करनी है बच्चों के लिए। तो लेक्चर सुने और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक दें। थैंक यू।